नमस्कार धी आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम हिंदू कुश हिमालय तिब्बती पठार के तेजी से गर्म होने के विषय में हालिया शोध पर बात कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिलिटी ने एक शोध में बताया है कि हिंदू कुश हिमालय तिब्बती पठार तेजी से गर्म हो रहा है, जिसमें एरोसोल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शोध में पाया गया है कि हिमालय के तराई क्षेत्रों और गंगा के मैदानों में एरोसोल का स्तर बढ़ गया है और अधिक ऊंचाई पर प्रदूषकों की सांद्रता भी बढ़ रही है। आपको बता दें कि एरोसोल हिंदू कुश हिमालय और तिब्बती पठार क्षेत्रों में निचले वायुमंडल को गर्म कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिमालय की तलहटी में एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग एफिशिएंसी एआरएफई काफी अधिक है। ये वायुमंडल के शीर्ष पर रेडिएटिव फ्लक्स पर एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल के प्रभाव को दर्शाता है। उच्च एरोसोल एप्टिकल डेप्थ और एरोसोल अवशोषण के कारण दक्षिण और पूर्वी एशिया के अन्य प्रदूषित स्थलों की तुलना में यहां औसत एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग एफिशिएंसी 2 से 4 गुना अधिक है। इसके अलावा वार्षिक औसत एरोसोल प्रेरित वायुमंडल के गर्म होने की दर 0.5 से 0.8 केल्विन प्रतिदिन पहले के तापमान वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है। विशेष रूप से एरोसोल न केवल क्षेत्र को गर्म कर रहे हैं, बल्कि ग्लेशियरों की पिघलने की दर और वर्षा के पैटर्न को भी प्रभावित कर रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) की 2019 की रिपोर्ट में यह पाया गया कि हिंदू कुश हिमालय वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, और इसमें इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि हिमालय क्षेत्र के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस की ताप वृद्धि बहुत अधिक है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। हिमालय में बढ़ता तापमान ग्लेशियरों को अस्थिर कर रहा है, जिससे भूस्खलन जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना असामयिक बाढ़ में भी योगदान देता है। आइए अब ये देखते हैं कि तापमान वृद्धि का क्रायोस्फीयर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपको बात दें कि क्रायोस्फीयर पृथ्वी की स्थायी रूप से जमी हुई बर्फ है। इससे पहले की रिपोर्टों में क्रायोस्फीयर पर जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। उदाहरण के लिए एवरेस्ट के ग्लेशियरों ने पिछले 30 वर्षों में लगभग 2000 वर्षों की बर्फ खोदी है। पहली बार यह अध्ययन क्रायोस्फीयर में परिवर्तन और पर्वतीय क्षेत्र में जल संसाधनों, पारिस्थितिकी तंत्र और समाज पर उनके परिणामों के बीच संबंधों को स्पष्ट कर रहा है। रिपोर्टों के प्रमुख निष्कर्षों से पता चला है कि पिछले दशक की तुलना में 2010 से हिमालय के ग्लेशियर 65% तेजी से गायब हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ और बर्फ के इस त्वरित नुकसान से निचले इलाकों की आबादी के लिए ताजे पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अध्ययन में इस क्षेत्र में लगभग 200 हिमनद झीलों की पहचान खतरनाक झीलों के रूप में की गई है, जिसके परिणामस्वरूप शताब्दी के अंत तक हिमनद झील के फटने से बाढ़ में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। परिणामस्वरूप यहाँ के लोगों को गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए जोशीमठ का डूबना, जिसके कारण लाखों निवासियों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा सिक्किम में एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) हुई और फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली जिले में अचानक बाढ़ देखी गई, जिसके बारे में माना जाता है कि यह संभावित रूप से GLOF द्वारा उत्पन्न हुई थी। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ने बर्फ के पिघलने के बाद उसे पुनः प्राप्त करने की कठिनाई पर जोर दिया है। पेरिस जलवायु संधि में निर्धारित पूर्व औद्योगिक स्तरों से वार्मिंग को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों के बावजूद रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि 2100 तक ग्लेशियरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खोने की संभावना है। हालांकि सरकार हिमालयी क्षेत्र की रक्षा के लिए नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम (NMSHI) सुरक्षित हिमालय परियोजना जैसी पहले संचालित कर रही है। आइए अब ये देखते हैं कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए कौन से अन्य उपाय किए जा सकते हैं। पेरिस समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिबद्धता और जमीनी स्तर पर तकनीकी सहायता कार्यों की प्राथमिकता के बीच एक आवश्यक सेतु के रूप में कार्य करता है, अतः इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। हिमालयी राष्ट्रों को हिमनद झीलों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना चाहिए।
इसके अलावा हिमालयी राज्यों में नगर पालिकाओं को जलवायु परिवर्तन की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए भवन विनियमों के साथ निर्माण मंजूरी देते समय अधिक सक्रिय रुख अपनाना चाहिए। साथ ही आपदा प्रबंधन विभागों को बाढ़ की रोकथाम और तैयारियों की दिशा में अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।